चट्टी चौराहों पर गोडसे जी की मूर्ति बननी चाहिए। क्या ये तो कांग्रेसियों के बाप होंगे, हमारे बाप तो नहीं है भाई। लेकिन जब जुर्मात देश के राष्ट्रपिता की हत्या कर सकता है, उसे देखिए हम जी पहला नहीं नंबर कह तो जो अपनी घर की बेटियों के साथ जो प्रयोग कर रहा हो, जो चक्कर रहा हो कि हमको नहीं होता है, इसको राष्ट्रपिता मानते हैं आप? रिकॉर्ड उसको हम दो तमाचा मारे और गुस्सा न करे हो। तो फिर लेकिन गोडसे की मूर्ति एक चट्टी चौराहों पे लगा, आपका वजह तो दिक्कत क्या है? जी अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अरे पूरा रिकॉर्ड है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। अरे नहीं मारते तो भारत अभी पांच टुकड़ा हो गया। और भाई एक व्यक्ति ने जब इनको मारा है, हत्यारा है, तो हजारों सिखों को जो कत्ल करा दिया राजीव गांधी ने, उनकी मूर्ति क्यों लग रही है? तो चरखा चलाने से आज़ादी नहीं आई है। तो हमारे विषय, हमारे नाथुर, हमारे विषय, हमारे आदर्श हो, हमारे आइडियल हैं। सावरकर हमारे आइडियल हैं, गोडसे हमारे आइडियल हैं, और हमेशा हमने कहता है हमारे गांधी हमारे आइडियल नहीं है। कड़कड़ में राम है ना, आप में है, हम में है, सब में है जी। तो फिर वो व्यक्ति के अंदर भी राम होगा जो चट्टी चौराहों पर लड़कियों का बलात्कार करता है। क्या था मालेगांव कांड 2008 का 29 सितंबर वाला वो दिन? उसमें क्या आपकी भूमिका अहम थी? आपकी भूमिका उसमें संलिप्त थी? कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है। धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। यानी कौन क्या है, उसको चाहने वाले ही उसको सही तरीके से समझ सकते हैं। सुधाकर चतुर्वेदी को लोग क्या समझते हैं और कौन है सुधाकर चतुर्वेदी? जी धन्यवाद। कौन क्या समझता है इससे फर्क नहीं पड़ता। हम जो है सो हैं, ये मुझे फर्क पड़ता है। 29 सितंबर 2008 मालेगांव कांड, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, बम ब्लास्ट हुआ था और 100 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए थे। उसके मुख्य आरोपी आप रह चुके हैं। फिलहाल आपको कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या था मालेगांव कांड 2008 का 29 सितंबर वाला वो दिन? उसमें क्या आपकी भूमिका अहम थी? आपकी भूमिका उसमें संलिप्त थी? तो थोड़ा सा उसे आप विस्तार से बताएं और हम फिर आगे आपसे बातचीत करते हैं। एक्चुअली मालेगांव ब्लास्ट एक एक्सीडेंट था, और ऐसा अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि उस समय का एक आर्मी ऑपरेशन था, इंडियन आर्मी ऑपरेशन था। जैसे पहलगाम में हुआ या पुलवामा में हुआ, पाकिस्तान में काउंटर अटैक हुआ, वैसे भारत सरकार के माध्यम से एक आर्मी का ऑपरेशन था। कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं था। उसमें कौन था, कैसा था, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुझे उसमें घसीटा गया, 17 साल का लंबा समय लगा। चलिए, मैं महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक, मैं नासिक में संघ का प्रचारक था, और मालेगांव जो है वो नासिक की तहसील है। वो तहसील मेरे ही कार्यक्षेत्र में आती थी। उसके 10-5 साल पहले, 2000 के पहले बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे थे। हमको लगता है कि करीब 200 के ऊपर ब्लास्ट हुए भारत में। कभी भी इस्लामिक आतंकवाद किसी ने नहीं बोला लीगली रूप से, कि बीजेपी ने या संघ ने या बीएचपी ने जाके बोला कि मुसलमान आतंकी हैं। कोई नहीं बोल रहा था, बराबर ब्लास्ट हो रहे थे। संकट मोचन है, पार्लियामेंट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, लखनऊ उच्च न्यायालय है, अक्षरधाम है, बम्बई बम ब्लास्ट है, बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे थे मुसलमान द्वारा। उसमें कई मुसलमान पकड़े गए, कुछ को फांसी हुई, कुछ जेल गए, कुछ जमानत में वगैरह वगैरह। कभी भी हिंदू समाज ये खुल के नहीं बोला कि आतंकवादी कौन है। एक्सीडेंटल मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, 2006 में हुआ है, 2008 में हुआ है। 2006 में कुछ मुसलमान पकड़े गए थे, कि 11 लोग पकड़े गए थे, 10 साल जेल में थे वो। 2 ब्लास्ट हुआ है मालेगांव, 2006, 2008 में। 6 में मुसलमान पकड़े गए थे और 10 साल जेल में थे। उनके खिलाफ एमसीओसी फिट था, उनके खिलाफ साक्षीदार थे, सुप्रीम कोर्ट से उनके ऊपर एमसीओसी फिट हुआ था। फिर भी उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार ने उनको दोषमुक्त कर दिया। शायद सरकार ने छोड़ दिया, और कोई रूल नहीं है, कोर्ट ने छोड़ दिया उन्हें। 2008 में हम लोग पकड़े गए, हम लोग 10-12 लोग थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह थी, कर्नल पुरोहित थे, और बहुत सारे लोग थे, और हेमंत करकरे जिसमें चीफ थे। अब इसके पीछे की भूमिका, ब्लास्ट कैसे क्या हुआ, आप जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग जिस तरह से लपेटे गए। भी जिक्र किया था कि आर्मी का एक ऑपरेशन था। हाँ, और बाकी कुछ तो आर्मी के ऑपरेशन में ब्लास्ट हो जाना कुछ नहीं, ब्लास्ट हुआ ही नहीं है। ऑपरेशन मतलब होता है कि
कुछ इनकाउंटर होते हैं, कुछ मारे जाते हैं। जैसे अभी कश्मीर में गतिविधियां हो रही हैं, तो आर्मी है वहाँ पर, सीआरपीएफ मिलिट्री है, जो भी है, ऐसा अपुष्ट सूत्रों से पता चला है, कंफर्म नहीं है। खैर ब्लास्ट तो हुआ था। अभी मैं प्रचारक था, कांग्रेस ने एक बड़ी योजना बनाई। अभी हमारे आरोप पत्र से और एनआईए के आरोप पत्र से पता चलता है, हमारे जो जजमेंट है कोर्ट का उससे और एनआईए के आरोप पत्र से ये पता चलता है। हेमंत गडकरी जी उसमें चीफ थे एटीएस के। हम नासिक में गिरफ्तार हुए, हम जाके हाजिर हो गए थे। उसके बाद साथी प्रज्ञा सिंह गिरफ्तार हुई, कर्नल पुरोहित गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद में गिरफ्तारी आपकी अचानक हुई कैसे, क्यों हुई? आप जब उसमें दोषी नहीं थे तो आपकी गिरफ्तारी कैसे हो गई? क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ 29 सितंबर 2008 को, मैं गांव में था। हमारा गृह जनपद मिर्जापुर है, विंध्याचल। हाँ, मैं गांव आया हुआ था। उसी में मैं पेपर में पढ़ा था कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ। वो हमारी तहसील थी, तो उसमें फोन थे नहीं, इतना ज्यादा प्रचलन था नहीं, कोई बात नहीं हुई। हमको इतना पता था कि वहाँ ब्लास्ट हुआ, मैं गाँव में था। और इस जिक्र को एटीएस ने अपने आरोप पत्र में लिखा है कि ब्लास्ट हुआ तो मैं गाँव में था, ये उल्लेख है चार्जशीट में। कभी नासिक में गया, नासिक में अरेस्ट हो गया। अरेस्ट के बाद में सबकी जेल हो गई, बहुत सारी टार्चरिंग हुई, मारपीट हुई। अब उसमें कांग्रेस ने एक ऐसी योजना बनाई कि संघ वाले हैं सब हिंदूवादी हैं, और हिंदू वोट बढ़ रहा है, संघ बढ़ रहा है, बीजेपी बढ़ रही है। एक मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, एक वोट बैंक तैयार करने के लिए एक भूमिका कांग्रेस ने रची। उसके करता धरता महाराष्ट्र में जो नेता हैं शरद पवार, उनके हाथ में कमान थी। उसमें गृह राज्य मंत्री थे कृपा शंकर सिंह, यहीं जौनपुर के हैं, यूपी के। महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री थे, वो काफी समय से महाराष्ट्र में रहते हैं। नवाब मलिक, बहुत सारे नेता जो थे कांग्रेस राष्ट्रवादी के थे, उन्होंने योजना बनाई और हम लोगों ने धर दबोचा। दबोचने के बाद अब इस केस को कैसे फिट किया जाए, तो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद नाम का नारा दिया गया कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवादी है, आरएसएस होने के नाते, संघ होने के नाते। जैसे आपने बताया कि 200 ब्लास्ट हुए इसके पहले, लेकिन किसी ने इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोला। कोई हिंदू, कोई संगठन, कोई संघ, कोई बीजेपी ऐसा नहीं बोला कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, जबकि 200 को ब्लास्ट हुआ है। एक मालेगांव ब्लास्ट हुआ, उसमें भी नाम नहीं किसी का, फिर भी कांग्रेस ने अचानक से कहना शुरू कर दिया भगवा आतंकवाद है। उनका इरादा था कि 2009 का जो वो चुनाव है, नेशनल चुनाव था, उसमें फायदा मिलेगा। भगवा आतंकवाद बोलने से हिंदू समाज सख्ते में आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। काउंटर अटैक होने लगे, बहुत सारे हमारे भी नेता डर गए कि बड़ा केस था, बड़े लोग थे, कर्नल पुरोहित थे, साध्य प्रज्ञा सिंह साधु थी, हम प्रचारक थे, और एक स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ शंकराचार्य थे जम्मू कश्मीर को, गिरफ्तारी हुई। उसमें योगी जी को गिरफ्तार करने की बहुत लंबी प्लानिंग बनी। हमारे उसमें 12-15 दिन टार्चरिंग की गई हमारे ऊपर, हमारे नाखून निकाले गए, पैर में चोटें आई, 3rd डिग्री किया गया। योगी जी का नाम ले लो। अच्छा, लेकिन हम नाम नहीं लिया। अभी देखेंगे आप, एक महबूब मुजावर करके एक ITS ऑफिसर है, उसका बयान है टीवी पे आ रहा है, चैनलों पे। मालेगांव बम ब्लास्ट में महबूब मुजावर एक ऑफिसर थे ITS के, वो सस्पेंड हो गए किस कारण से। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए मुजावर को तय किया गया था। अच्छा, कि मोहन भागवत को अरेस्ट करो। मुजावर ने मना किया, मैं अरेस्ट नहीं करूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो उनकी खुद जबानी बोल रही हूँ, टीवी पे आके बात कर रहे हैं। गिरफ्तार नहीं करूंगा, भागवत को गिरफ्तार करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। वगैरह। इससे साबित होता है भाई मोहन भागवत का दोष क्या है। इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ी प्रोफाइल है, आदमी एक 5-5 मिनट का उनका कार्यक्रम रहता है टाइम में, वो आदमी को बम ब्लास्ट में फंसाने की क्या साजिश है, क्या हासिल करना चाहती कांग्रेस, क्या चाहती थी। तो संघ पे बैन करना, संघ को बैन कर देना और हिंदू वोट बैंक को प्रोटेक्शन करना, ऐसा कुछ इरादा था, कांग्रेस इरादा था। इससे पूरा ग्राउंड बनाया उन्होंने। उस ग्राउंड में बनाते बनाते बीच में ही 26/11 केस हो गया मुंबई का, मुंबई बम 26/11 कसाब वाला केस। अभी समझ में आता है कि अगर 26/11 केस में अगर हम बाहर होते तो केस मेरे ऊपर आती, अपने ऊपर आती, क्योंकि वो भी केस की साजिश है, वो भी कराई गई है। 26/11 भी केस साजिश है। उसका 2 कारण है, 3 कारण है, मैं स्पष्ट कर दूं। हमारे पास इसके प्रूफ है, इसके एविडेंस है। हेमंत गडकरी जी मर गए। अब इतना बड़ा ITS ऑफिसर, CBI में काम किया उन्होंने, रॉ में काम किया उन्होंने, IB में काम किया उन्होंने, IPS ऑफिसर, ATS चीफ मुंबई के बड़े ऑफिसर, बड़े टैलेंट ऑफिसर थे। उन्होंने हमारी इंक्वायरी की थी सब लोगों की। गिरफ्तारी उनके काल में हुई, मारे पीटा गया, टॉर्चर हुआ, वहां तक तो ठीक था। उन्होंने आरोप पत्र बनाया। ऐसा समाचार है कि
करकरे जी ने केस को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था कि केस में कुछ नहीं है, ये लोग निर्दोष हैं, ये आगे जाके छोड़ जाएंगे। लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी, सरकार की मंशा नहीं थी। अब इतनी बड़ी केस अगर करकरे ने तैयार किया है तो देखेगा कौन? तो सरकार सख्ते में आ गई। हमको लगता है कि उसी पीरियड में करकरे जी को निपटा दिया गया, मतलब कांग्रेस ने ही काउंटर किया उनका। इसके दो और प्रमाण हैं। हेमंत करकरे जी के मरने के बाद में जो केस चली, कसाब के फांसी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उल्लेख है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी है कि करकरे के राइफल से या गोली से, सॉरी कसाब के गोली से करकरे की मौत नहीं हुई है, मेडिकल रिपोर्ट है। करकरे के मरने के बाद कसाब ने मारा है, ये मेडिकल रिपोर्ट है। दूसरी मेन बात है कि करकरे के जो मोबाइल सीडीआर किसी और ने, हाँ, लेकिन बाद में कसाब ने मारा, तो मृत्यु उनकी कसाब मारने से नहीं हुई है, उनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। अच्छा, तो कसाब पकड़े गए, हाँ, लेकिन पहले कौन मारा ये भी सस्पेंस ही रहा। अभी भी सस्पेंस ही है, कोर्ट के आर्डर में है। दूसरी है कि हेमंत करकरे की जो बुलेट प्रूफ जैकेट था अभी तक मिला नहीं है, अभी तक नहीं मिला। सरकार एक एक गोली इकट्ठा कर लेती है, गोली खोखे इकट्ठा कर लेती है जहाँ पर घटना होती है। क्या वजह रही होगी कि ये सब सारी चीजें, हाँ, दब गई, गोलियां नहीं मिली, जैकेट नहीं मिला? उसी में आ रहा हूँ मैं जी, जैकेट नहीं मिला है। करकरे के जो मोबाइल सीडीआर है वो सरकार ने जब्त किया हुआ है, वो आरटीआई में नहीं आता। उनकी पत्नी कविता करकरे ने मांग किया था, वो मर गई, अभी नहीं है, फिर भी सरकार ने नहीं दिया उनका। ये तीन चीज सस्पेंस है, जिसका अगर खुलासा सही तरीके से जांच हो जाए तो मोबाइल सीडीआर को खुल जाएगा, तो करकरे से बात किससे किससे हुई है ये पता चल जाएगा। करकरे से बात हुई दिग्विजय सिंह से, करकरे से बात हुई शरद पवार से, करकरे से बात हुई अहमद पटेल से, करकरे से बात हुई मणिशंकर अय्यर से। जितने सीनियर कांग्रेसी नेता हैं, करकरे की बात हुई है दिल्ली हाईकमान से। इनको कैसे फंसाना है, क्या करना है, वो सब उनको गाइड मिल रहा था। पुलिस ऐसे नहीं करती है, पुलिस जो जाल बिछाती है, ईमानदारी करती है, तो वो तो थाने छोड़ देती है। अगर व्यक्ति निर्दोष है तो ले दे के सही, लेकिन थाने से छोड़ देते हैं। अगर किसी का प्रेशर है तो लेने देने पे भी मुश्किल आता है। चलिए, तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी उस वक्त, तो हो सकता है कि उसके दबाव में, हाँ, ये सारी चीजों की जांच पड़ताल ना हो, लेकिन अभी केस 20-20, 25-25, 30-30 साल, 40 साल तक मैं उसी में आ रहा हूँ जी। तो अभी तो फिलहाल मौजूदा सरकार बीजेपी की है ना, उसी विषय पे आ रहा हूँ मैं। हाँ। ये तीन चीज खुल जाए तो केस का हमारा बहुत सारा मुद्दा खुल सकता है। 26/11 का भी मुद्दा खुल जाएगा, करकरे का मर्डर हुआ है वो केस खुल जाएगी। इसका सीधा सीधा इशारा है, महाराष्ट्र में एक नेता है शरद पवार, वो इसको पूरा गाइड कर रहे थे। वही एक ऐसा व्यक्ति है कि सारे माफिया, सारे गुंडे, सारे बदमाश, सारा सिस्टम उनके हाथ में रहता है। अभी भी बीजेपी सरकार है, लेकिन सिस्टम उनके हाथ में है। अभी बीजेपी सरकार में उनके ज्यादा आता ज्यादा उनके आदमी है। बीजेपी सरकार में अभी अजित पवार भी आ गए, छगन भुजबल भी आ गए, बहुत सारे नेता आ गए, तो उसके सब कंट्रोल में रहता है। बाला साहब ठाकरे के बाद में महाराष्ट्र में एक नेता है शरद पवार ही है, बाकी वहां का पॉलिटिक्स कोई करता होता नहीं है। तो शरद पवार को ही पता है। अब शरद पवार को पूछताछ जारी हो कि तो बता सकते हैं क्या है असल, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, वो बोल ही नहीं रहे। हमने 2-3 जगह मीडिया में बोला है बात को, सीधा हाथ है उनका, उनका ही हाथ है, सीधा नहीं है। उस पूरे मामले में उनका ही हाथ है, शरद पवार का गाइड उन्होंने किया पुलिस को। अभी आइए न्यायालय पर हमारा मौका टूट गया 2009। शरद पवार जांच नहीं करवाने दे रहे हैं या फिर जो हादसा हुआ था उसमें उनका हाथ था? दोनों चीजें हैं। अच्छा, करकरे डेथ हो गया, खत्म हो गए, तो उसमें दूसरे ऑफिसर आए, KP रघुवंशी, एडिटर चीफ बने। आरोप पत्र बनाया किसी और ने, उसमें क्या लिखा है किसको पता है? उसमें क्या लिखा है किसी को पता है? कुछ नहीं पता है। 7,000 पन्ने की आरोप पत्र था। रघुवंशी ने उठा करके दे दिया, कोर्ट में जमा कर दिया। कोर्ट में जब ट्रायल चली तब सब खुला, उसमें लिखा क्या है? उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। जो लिखा है तोड़ मोड़ लिखा है, जो लिखा है एविडेंस नहीं है, बेवजह मुद्दा बनाया गया है। जहाँ बैठक नहीं वहाँ बैठ के बता रहे हैं, जो व्यक्ति नहीं है उसको बता रहे हैं। हम है कश्मीर में, बता इलाहाबाद में, कोई आदमी है बिहार में, बता रहा है बंगाल में है। वो टैली नहीं हो रहा है, किसी को मोबाइल सीडिया नहीं मिल रहा है, सबके नार्को चेक हुए, सबको ब्रेन मैपिंग हुई, सब फेल हो गया। 350 विटनेस हैं, एक भी विटनेस अपने खिलाफ किसी खिलाफ नहीं है। कोर्ट में कोई सबूत नहीं है, कोर्ट कोई एविडेंस नहीं है। तो 17 साल सरकार, गवर्नमेंट या कोर्ट कर क्या रही थी? इसका तो कोई प्रेशर में था, कहीं से कुछ पकड़ो, कहीं से दबाओ, कहीं से एविडेंस तैयार करो।
अब इतना बड़ा केस है, नकली एविडेंस तो जमा होगा नहीं। तो 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एनआईए का गठन किया, पार्लियामेंट में एक्ट पारित करके, पार्लियामेंट में कानून पारित करके एनआईए बनी। 2011 में एटीएस को बगल करके एनआईए ने चार्ज लिया, है ना, चार्ज ले लिया। एनआईए ने 5 साल इंक्वायरी किया, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14 में सरकार बनी बीजेपी की। तो स्वाभाविक कि जिसकी सत्ता आती है, मीडिया और सिस्टम उसका काम करते हैं। मानते हैं इस बात को आप? मानते हैं। तो जैसी सरकार बनी वैसे एनआईए सक्रिय हुई और 2016 में एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया कोर्ट में। 5 साल बाद, 5 साल 6-7 साल एटीएस देखा और 4-5 साल एनआईए ने देखा, और 10 साल लगा इनको एविडेंस इकट्ठा करने में। हम लोग सब जेल में सड़ रहे थे, कोई बोलने को तैयार नहीं, सब बैग फुट पे गए। और उसी में कांग्रेस हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जो भी फैलाया, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वो फिट बैठा नहीं और पूरा उनका देश वोट बैंक घिसक गया देश से। आपने कहा कि हम स्वयंसेवक के प्रचारक भी रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं, अभी भी होंगे मेरे ख्याल से, अभी भी। हाँ, वो तो स्वयंसेवक रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, किसी ने साथ नहीं दिया, जैसे आपने कहा कि किसी ने साथ नहीं दिया, कोई बोलने को तैयार नहीं था, तो क्या उस वक्त कांग्रेस की सरकार होने के नाते भी संघ के जो मुख्य कार्यवाहक हैं लोग, वो भी शांत थे? कांग्रेस की सरकार के आगे उनकी चलती नहीं थी, ऐसा कुछ था? हाँ, सभी भाई, गवर्नमेंट जिसकी हो तो दबाव रखता है ना। खैर, वो मजबूरी क्या रही हो संगठनों की, वो हमको पता नहीं है, उनका विषय है। हम लोगों ने कोर्ट को मतलब केस को फाइल किया। अब जब एनआईए की चार्जशीट आ गई तो बहुत आश्चर्य रूप से एनआईए में उसमें मेंशन कर दिया। अब उस आरोप पत्र में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो लिखा एनआईए ने, जैसे कोई पुलिस किसी खिलाफ आरोप पत्र जारी करती है कोर्ट में, तो उसमें क्या लिखती है, उसके खिलाफ लिखेगी ना। देखिए, पूरी की पूरी चार्जशीट एटीएस विरुद्ध एनआईए ऐसा था। एनआईए ने लिखा है पूरी चार्जशीट में कि एटीएस ने क्या क्या गलती किया है, ये पूरा उल्लेख है। एनआईए के आरोप पत्र में एटीएस विरुद्ध एनआईए ऐसा उल्लेख है पूरा। फिर भी पेज नंबर 47 पर, वो ऑनलाइन चार्जशीट आप लोग देख सकते हैं, एनआईए के आरोप पत्र जो है, एनआईए का आरोप पत्र में पेज नंबर 47 पर, चूंकि मैं रहता था नासिक में, संघ का प्रचारक था, हमारा वहाँ कार्यालय था छोटा सा, वो आर्मी एरिया के अंदर था। ऐसा आरोप है कि हमारे नासिक के घर में, सुधाकर चतुर्वेदी के नासिक घर में एटीएस ने आरडीएस प्लान किया, ऐसा नहीं लिखते पाए आरोप पत्र में, जो है 16 में। और यही नहीं रुक रहे। एटीएस का जो उसमें जिला का जो चीफ था एटीएस का, उसका नाम है एपीआई, इंस्पेक्टर बागड़े, इंस्पेक्टर बागड़े नाम है उसका, शेखर बागड़े, इंस्पेक्टर शेखर बागड़े। इंस्पेक्टर शेखर बागड़े ने 3 नवंबर 2008 को दिन में 2 बजे सुधाकर चतुर्वेदी घर पे जाकर के आरडीएस प्लांट किया। उसको प्लांट करते हुए आर्मी की एक मेजर, एक सूबेदार ने देखा, रंगों हाथ पकड़ा। ऐसा हमारे चार्जशीट में है। फिर भी 9 साल से केस चली, और जिसका उल्लेख है वो प्रमोशन पे है इस समय, उसका खिलाफ न एफआईआर है, न तो कोई पूछताछ है, न कोई गिरफ्तारी है, न कोई बयान है। तो फिलहाल जो सरकार जो अब है, मैंने फिर इसके पहले भी एक सवाल किया था कि कांग्रेस की सरकार की वजह से ये सब सारे जांच पड़ताल नहीं हुई, जैसे आपने कहा। अभी तो इस पूरे मामले में फटाफट जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो बीजेपी की सरकार है देश में। पूरी बात हमारी हो जाए, अभी आपको एक पहलू बताते जाएंगे हम जी कि इसमें हुआ क्या है। आपको समझ में आ जाएगा कि बेईमानी की भी हद होती है, एक बेईमानी की भी एक सीमा होती है, एक अन्याय की भी सीमा होती है। लेकिन हम लोगों के साथ किस तरह से अन्याय हुआ है, अभी भी हो रहा है, वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। आरोप पत्र में लिख दिया एटीएस ने। 2013 में हम एक मुंबई हाई कोर्ट में डाला, एच किया, पिटिशन डाले हैं इसी विषय को कि हमारे घर में इलीगल गिरफ्तारी वो हुई है, वो मतलब प्लांटिंग हुई है, इसकी जांच कराओ। हमारे घर में कोई बम रखेगा तो हम बोलेंगे ना जांच कराओ भाई। बिल्कुल। आज तक कोई सुनवाई नहीं है, पिटिशन हमारी इसी पेंडिंग है हाई कोर्ट मुंबई में। आज 12 दिन हो गए, 2013 की है, 13 7 20 25 10-12 साल हो गए, वो पेंडिंग है, ठीक है ना। अब हम लोग को 10 साल जेल में निकल गए, 8 साल हम ट्रेवल किए बम्बई, फिर आना जाना, 2 साल डेली केस चली, डेली डे टू डे केस चलता था। सुप्रीम कोर्ट में एक हमारी बेंच बनी, अग्रवाल बेंच बनी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि डे टू डे केस चलाओ, सुप्रीम कोर्ट ने जज अपॉइंटमेंट किया। जब कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ने संज्ञान लिया, भाई तो बेईमानी हो रही है, इतना लंबा केस चल रहा है। फिर भी हमको लग गया इतना 17 साल लग गया। अभी हमारा जजमेंट आ गया,
31 अगस्त को हमारा अभी जजमेंट आया। तो हम तो बैग लेके गए थे, झोला लेके गए थे, सरकारों को भरोसा नहीं है कौन कब डाल दे, भैया चलो अंदर ही चलते हैं। कोर्ट में गए थे। उसमें कोर्ट ने अपने 1000 पेनक जजमेंट है, 1000 पन्ना जजमेंट है, उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि कोई एविडेंस नहीं है। तो हमारा ये प्रश्न है कि सरकारें, कोर्ट झक मार रहे थे 17 साल, जो इकट्ठा नहीं कौन कर सी पढ़ाई कर गए थे, पाए। कौन से कॉलेज पढ़े थे, तुमको 17 साल नहीं समझ में आया? जज का मतलब क्या होता है? जज करना। 2016 में, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, 2016 में जब एनआईए ने आरोप पत्र दिया, उसमें साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दिया था कि इनका कोई दोष नहीं है। उनके ऊपर आरोप, उनकी गाड़ी पकड़ी, उनकी गाड़ी नहीं है, उनकी गाड़ी है ही नहीं, उसकी स्कूटी नहीं है। एनआईए ने आज 10 साल पहले बोल दिया था, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट में किसका प्रेशर था? कोर्ट ने बोला हम केस चलाएंगे, बोला हम केस चलाएंगे, केस चलाया। बस तू अब बताओ कि एनआईए वाले ईमानदार हैं कि कोर्ट ईमानदार है? मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि तत्कालीन सरकार की वजह से ये फाइलें दब गई, सही तरीके से जांच नहीं हुई, तो फिर अब तो कम से कम सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो फिर ये भी सरकार उस जांच को नहीं करवा पा रही है। संक्षेप में भी जो एंटी पार्टी है, जो इसके विक्टिम है, वो अपील में गए हैं हाई कोर्ट में। अच्छा, 90 दिन का ड्यू है उनका, अपील में गए हैं, नोटिस आया है, हम लोग भी कुछ खड़ा किए वहाँ पर। आगे देखते हैं क्या होगा, चूंकि इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि एटीएस इन्वॉल्व है। हमारे केस में फंसाने के पीछे एटीएस इन्वॉल्व है। अब एटीएस के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? वो शरद पवार है। मेरा सीधा बोलना है, मैं किसी का नाम, मतलब ऐसा नहीं कि वो होगा ये होगा, सीधा बोलना है। अगर मैं गलत हूँ, मेरे पास हायर करो, दावा करो, दावा का मान है, दावा करो, कोर्ट में ले जाओ, मुझे घसीटो, जेल में डालो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम जो नैरेटिव बनाया गया हिंदू मुसलमान का, बम ब्लास्ट का, वो गलत तरीके से बनाया गया। ठीक है, अभी भी हम उसको, उस दंश को झेल रहे हैं। अभी हमको समाज सामने जाने में दिक्कतें होती हैं। हमारी केस चले 18 साल छूट गया, लेकिन अभी दाग तो लगा हुआ है। हम इस केस में थे, हम उस केस में थे, कुछ तो होगा महाराज जी, बिल्कुल ऐसे थोड़ी पकड़े जाएंगे। तो उसमें असला व्यक्ति पकड़े जाना चाहिए, उसका मोमेंट टूटना चाहिए, उसमें किस किस साजिश थी, पकड़ जाना चाहिए, पूरा खुलासा होना चाहिए कि आखिर वो जो मालगांव का जो हादसा हुआ था उसमें किसकी साजिश थी। बिल्कुल। और हम लोग फंसे, तो इसमें भी हमारी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर हमारा नुकसान हुआ उसमें कौन। अभी बात में आपने सावरकर का जिक्र किया, गोडसे का जिक्र किया आपने, महात्मा गांधी जी का भी आपने जिक्र किया। आपका एक बयान बहुत चर्चाओं में था उस वक्त कि महात्मा गांधी का देश में कोई योगदान नहीं रहा है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, और चट्टी चौराहों पर गोडसे जी की मूर्ति बननी चाहिए। क्या ये बयान देश हित के लिए सही है, या फिर ये एक राजनीतिक बयान था आपकी तरफ से? देखिए, नहीं, हमारा पॉलिटिकल व्यक्ति थोड़ी हूँ, हमको चुनाव थोड़ी लड़ना है जी। हमारे बयान चलते हैं गोडसे और ये महात्मा गांधी जी को लेकर के चलती रहती हैं सब सारी बातें ये। हाँ, देखिए, जो वास्तविकता है, इतना फैल गया है ना कि हमारे भी मुंह से कभी कभी गोडसे जी आता है, लेकिन जब जुड़वात देश के राष्ट्रपिता की हत्या कर सकता है, उसे देखिए, हम जी नहीं कह सकते। पहले नंबर तो राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते, राष्ट्र की माता है, भारत माता है, ये हमारा राष्ट्र अनादि अनंत है। अच्छा, ये धरती अनंत है, लाखों साल से है, ये लाखों हजारों साल से धरती है, ये प्रकृति है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता किसने बोला, वो भगवान जाने, वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। और राष्ट्रपिता बोलना, आप नहीं मानते? नहीं, मैं मानता ही नहीं, जुवाड़े नहीं उठता, हमारा एक ही बाप है भाई। देश मानता है, आप नहीं, कोई देश मानते नहीं। आप सर्वे करेंगे तो 2% नहीं निकलेंगे लोग। एक भी व्यक्ति, मेरा चैलेंज है, एक भी गांधीवादी आप हमको दिखा दो, उसको हम 2 तमाचा मारे और गुस्सा न करे, वो हम मान ले गांधीवादी है। आपको जब मिलेगा हमको बता देना, हमको 2 तमाचा मारना है, क्योंकि गांधी जी बोलते थे, इस पे हमारे बोलो मत, इस बारे बोलो मत। तो जो गांधीवादी होगा उसको खड़ा करो। ये नकली नैरेटिव है, फर्जी नैरेटिव है। गांधी जी खुदे कब हुआ? तिलक के मरने के बाद। जब तक तिलक थे, आगरकर थे, तब तक गांधी कहीं आते पता नहीं है। गांधी जी अंग्रेजों के फौज में मेजर थे, रिकॉर्ड है। गांधी जी को पेंशन मिलती थी, जेल में पेंशन मिलती थी, गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। हमारे पास भी आपको मोबाइल भेज दूंगा, सारे रिकॉर्ड हैं। 100 रुपए महीने पेंशन मिलती थी, उसमें हमको जेल में थे तो। भी बैरक हुआ करता था,
गाड़ी लेने देने आती थी। ये तो नकली भेष था, धोती कुर्ता पहन के दिखाने के लिए समाज को कि हम गांधीवादी कर रहे हैं। तो गांधी जी अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अरे पूरा रिकॉर्ड है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। हम मतलब हम उसमें थे नहीं ना, रिकॉर्ड बता रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट है सब। तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे उन्हें राष्ट्रपिता के उपाधि। सुभाष बाबू ने, सुभाष जी नहीं बोला है, उनका बोला उन्होंने, बापू जी बोलते थे। तो वो तो बापू जी बोलते थे। राष्ट्रपिता उनके मरने के बाद चालू हुआ है, ये कांग्रेस का ये भी नैरेटिव है। तो कांग्रेसियों के बाप होंगे, हमारे बाप तो नहीं है भाई, वो बाप बनाए। भारत का विभाजन गांधी जी समय हुआ, तो राष्ट्रपिता किसके हुए? पाकिस्तान के। बंटवारा किसने किया? बंटवारा किसके समय हुआ? अनशन किसने किया? 54 करोड़ रुपया दिया किसने? इनके आदेश से हुआ, इनके प्रयास से हुआ। जब बंगाल में हिंदू कट रहा था तब हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर रहे थे। जब मोहम्मद रशीद ने मारा स्वामी श्रद्धानंद को, हत्या किया, तो रशीद को भाई बोल रहे थे। इनको तो हिंदू से मतलब ही नहीं है था ना। ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, सब डॉक्यूमेंट इनके आत्मकथा में है। जो अपनी घर की बेटियों के साथ जो प्रयोग कर रहा हो, जो चेक कर रहा हो कि हमको नहीं होता है, इसको राष्ट्रपिता मानते हैं आप? ये रिकॉर्ड, मैं नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड है पूरा, किताबें हैं, डॉक्यूमेंट है। बचपन हम लोग पगला गए, बचपन हमको भी लगा था राष्ट्रपिता है, हमने पढ़ा किताबें, बाद में समझ में आया कि नकली नेटिव है। हमारे हीरो तो सुभाष बाबू थे, हमारे हीरो तो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, तिलक थे, सावरकर थे, जिन्होंने देश के लिए पूरी कुर्बानी दे दी। 50 साल काला पानी भोगा, 21 साल जेल में। तो मतलब देश को आजाद कराने में तो चरखा चलाने से आजादी नहीं आई है। वो ठीक है, एक नेता थे, प्रस्थापित नेता थे, लोग उनका एग्री करते थे, फिर जाते थे, इसका मतलब नहीं है। आप गांधी जी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, या फिर गांधीवादी को नहीं मानते? नहीं, गांधी जी को मानते हैं हम। गांधीवाद गलत है, गांधीवाद कोई वादे नहीं है। गांधी जी व्यक्ति थे, उसमें व्यक्ति थे, कुछ नेतृत्व किया उन्होंने, समाज को दिशा दिया, उतना भी ठीक है। चलिए ठीक, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा करके उनको एक फ्रेम में खड़ा करना वो ठीक नहीं है। बाकी कांग्रेस की चाल थी, कांग्रेस का नैरेटिव था, कांग्रेस का सारा प्रोपेगेंडा था कि उन्हें राष्ट्रपिता कहना उन्होंने कहा था। आपके हिसाब से? जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेसियों ने कहा था, न सुभाष चंद्र बोस ने उनको बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गई कि उनका कोई रोल नहीं था आपके हिसाब से। जी। तो फिर लेकिन गोडसे की मूर्ति चट्टी चौराहों पे लगा, आपका बयान? तो दिक्कत क्या है फिर उसमें? गोडसे लगाने में दिक्कत क्या है? किसी हत्यारे कोई मूर्ति को कौन बोला हत्यारा? कौन, किसने बोला? पूरा देश कहता है कि गांधी जी नहीं, गलत बात है, गलत बात है। हत्यारा कैसे? वो तो बद हुआ। अरे नहीं मारते तो भारत अभी 5 टुकड़ा हो गया होता। गांधी जी की हत्या नहीं, और गांधी हत्या न हुई होती तो भारत कब का और बढ़ गया होता। क्योंकि सिखों को बांटेंगे, फिर दलितों को बांटेंगे, फिर ईसाइयों को बांटेंगे, क्योंकि सब राष्ट्रपिता है। तो नाथूराम ने समय रहते ही कदम बढ़ा दिया, उन्होंने समय रहते ही अपना एक्शन कर लिया, हम बच गए, उतने ही बच गए। इसलिए उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए, लेकिन वो गलत, लेकिन नहीं लगी, क्यों नहीं लगनी चाहिए? दिक्कत क्या है लगाने में? जब बाकी सारे महापुरुष देश में हैं, चौराहा पे हैं, सबके आदर में बाबा साहब हैं, आगरकर हैं, सावरकर हैं, तिलक हैं, अपने गाडगे बाबा, जो भी समाज से हैं, मूर्ति अलग नहीं, सबके अलग अलग प्रांत राज्यों में, तो क्यों लगनी चाहिए? उसमें दिक्कत किसको क्या है? और भाई एक व्यक्ति ने जब इनको मारा है, हत्यारा है, तो हजारों सिखों को जो कत्ल करा दिया राजीव गांधी ने, उनकी मूर्ति क्यों लग रही है? फिर आप मुलायम सिंह पाएंगे कि अयोध्या में? हाँ, उनकी मूर्ति क्यों लग रही है? सही बात है, हजारों आदमी का हत्यारा है जो, उसकी मूर्ति क्यों लगाए आप? वो तो एक ही मारे थे, ये तो हजारों मारे आप, तो तुलना करो फिर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने अपने विचारधारा, अपनी अपनी एग्री, अपनी अपनी विषय रखना है। तो हमारे विषय, हमारे नाथुराम हमारे विषय, हमारे आदर्श हो, हमारे आइडियल है, सावरकर हमारे आइडियल हैं, गोडसे हमारे आइडियल हैं, और हमेशा मैं कहता हूँ हमारे गांधी जी हमारे आइडियल नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति के नाते, एक जनता के नाते उनका हमारा आदर्श है, उनका सम्मान है, ठीक है, लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं, हम कोई गांधीवादी नहीं है। और गांधीवाद देश में था ही नहीं कभी, गांधीवाद कभी देश में था ही नहीं, ये नकली नैरेटिव है। बताओ ना आप गांधीवादी दिखाओ। तो जो इतिहास में पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, एकदम रॉन्ग है। अरे आप बताओ सही है? आप गांधी जी को शब्द का प्रयोग सिखाएंगे स्कूलों में, बच्चों को कैसे करना है? गांधी जी की जो शिक्षा है, मूल है, उनकी आत्मकथा है भाई, पढ़ लीजिए, सर भाषा में है, इतनी बड़ी किताब है गांधी जी की, मेरी आत्मकथा। उस आत्मकथा में अपने नातिन के साथ आप सुना शुरू करेंगे, यही आदर्श है, यही आइडियल है गांधी जी का। आप तैयार है मानने को? तो मानिए, कमाल है, सीधे दिख रहा है। और तभी भी बोल रहा भैया चलो ठीक है, उनका व्यक्तिगत विषय है वो,
आपका ये बयान कंट्रोवर्सी ला सकता है। नहीं नहीं, अरे किताब से पिए, हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम थोड़ी लिखी किताब को, उनकी लिखी पता है। सत्य का प्रयोग, सत्य का प्रयोग मतलब औरतों के साथ सोने पर देखो हमको सेक्सुअल होता है कि नहीं होता है, उनका कथन है, हमारा नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं मान सकता भाई, जिसको मानना हो माने। चलिए बातें समझ में आ गई। सीजीआई बीआर का इस टाइम बड़ा मुद्दा चला हुआ है, गवई साहब का, क्या कहेंगे उसको? देखिए, हम खुद न्यायालय के माध्यम से हम दोष मुक्त हुए हैं, हम तो भुक्तभोगी हैं। बहुत लंबा केस चला न्यायालय का। समाज में न्यायालय के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। माननीय सम्मानीय जो भी सब लगता है न्यायाधीशों के सामने, इस पे भी अभी सम्मानीय माननीय बोले कि न बोले, इस पे अभी शंका होती है, मन में द्वेष पैदा होता है। फिर भी एक संवैधानिक पद है, स्थान है। अभी बाबा साहब के बारे में एक वर्ग बाबा साहब का फॉलोअर है, वो अच्छी बात है। बाबा साहब को हम भी मानते हैं, आदर्श पुरुष हैं, किसी समाज के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, आगे लाया। एक ही वर्ग क्यों फॉलो करता है? जी है, वो देखिए हमेशा एक सब पूरा देश एक जगह नहीं जा सकता। अपने फल से हम नाथुराम फॉलोवर हैं, वो नहीं है, दिक्कत क्या है उसमें? हम राम मानते, आप कृष्ण मानते, वो हनुमान मानते हो, शिव जी मानते, उसमें दिक्कत क्या है? अलग अलग धारणाएं हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े संवैधानिक पद बैठ करके, सर्वोच्च स्थान बैठ करके, और जो बहुसंख्य हिंदू समाज है उसके देवी देवताओं को आप अपशब्द बोलेंगे, फिर भी आपको कोई न बोले, ये तो मतलब गलत साबित होगा इसका। आप इतने बड़े पद पे हैं, आपको मर्यादा में रहना चाहिए। आपको लोग मिलाड बोलते हैं, आपको लोग भगवान का दर्जा देते हैं, आप कोर्ट में मिलाड, आप भगवान हैं। तो हमारे भगवान से बड़ा भगवान आप नहीं है, हमारे बड़े भगवान आप बड़वा नहीं है। हम आप जो कोर्ट में जाते हैं तो आपको सम्मान करते हैं, आप अपनी सम्मान बचाए रखो। ये समाज है, बताया ना, कण कण में परमात्मा है, कब किसके मन में क्या भर देगा कुछ पता नहीं है। वो बच्चा था 74 साल की उम्र को, वकील के मन में क्या आया, जूता उठाए फेंक दिया, भगवान की प्रेरणा हुई। वो गलत है, सम्मानीय व्यक्ति है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायाधीशों को भी अपने कंट्रोल में होना चाहिए, और ये पॉलिटिकल बयान नहीं, या उतर के आप लड़ो राजनीति, आज चुनाव लड़ जाओ। आपने 2 बार इस पूरे इंटरव्यू के दौरान 2 बातें कही कि कड़कड़ में राम है ना, आप में है, हम में है, सब में है जी। तो फिर वो व्यक्ति के अंदर भी राम होगा जो चट्टी चौराहों पर लड़कियों का बलात्कार करता है? कण कण में परमात्मा है, लेकिन आपका खुद का कर्म भी आपके साथ में है ना। आपका वही पता ना, कर्तव्य जो याद दिलाया आपको, आपका कर्म, आपका कर्तव्य भी आपके साथ में है। आप दिन प्रतिदिन पर प्रतिक्षण आप कर्म कर रहे हो, तो कर्म का फल आपको मिलेगा, फल आपको मिलने वाला है। भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ फल देने वाला हूं। आदमी बोलता है, मनुष्य बोलता है भगवान सब करता है, तो गीता भगवान बोलते हैं कि मूल है जो व्यक्ति बोलता है भगवान सब करते हैं, भगवान कुछ नहीं करता है। 2-3 बातें, भगवान सिर्फ फल देता है, आप जो करेंगे वो आपको मिलने वाला है। अच्छा हो अच्छा, खराब हो खराब। अब अच्छा हो खराब का कौन तय करेगा? तो शास्त्र है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, भगवत गीता है, रामायण है, भागवत है, वहां से हमारी बातें निचोड़ होती है। हमारे धर्माचार्य हैं, तय करते हैं कि गलत है, सही है। नहीं, कुछ बातें एकदम गलत हैं तो गलत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें सही है, जैसे सच बोलो। मेरा सवाल ये था कि कड़कड़ में व्यापत राम, फिर भगवान ने गीता में कहा है कि मैं आऊंगा, तो फिर वो कौन भगवान है जो आएंगे, और वो कौन भगवान है जो सबके बीचों में है? देखिए, भगवान न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। अभी तो आपने कहा ना कि कड़कड़ में व्यापत राम, ना, और आते भी नहीं जाते भी नहीं, उनका आना जाना नहीं है, वो तो है ही, वो तो है ही। वो सूक्ष्म रूप में है। भगवान में 5 अक्षर है, भगवान में भगवा, आ का मात्रा है, न, यही अपना पंच प्रकृति है, यही पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यही 5 तत्व है। भगवान का यही मतलब होता है। ये जो प्रकृति है ना, ये भगवान के ही स्वरूप है। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मतलब प्रकृति है, प्रकृति भगवान है। हाँ, तो प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण है, जल है, आकाश है, इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, इसको सर्वसमावेशी बनाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम कर्तव्य को भूल जा रहे हैं। पहाड़ कट रहे हैं, नदियां गंदी हो रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, गौएं कट रही हैं, पर्यावरण का दोहन हो रहा है। तो प्रकृति क्या करेगी? आपको जल साथ देगा, आपको वायु साथ देगा, सब प्रदूषित है, तो आपका मन शुद्ध कैसे रहेगा? परमात्मा कोई व्यक्ति थोड़ी है,
को अवचेतन अवस्था में है, वो सूक्ष्म रूप में है, वायु रूप में है वो। हवा की क्या गलती है? पानी गलती है क्या? बह रहा है, पानी का काम है बहना, हवा का काम है चलना। अब उसमें उसको क्या उपयोग करना है आपके ऊपर है। हवा चल रही है, आप एसी चलाओ, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, आपका टेक्नोलॉजी है, आपको आपका आपका काम है कवर करना, वो तो सर्वव्यापी है। हवा चलती रहेगी, वो चाहे पहाड़ों को हो, चाहे गंदगी हो, चाहे नाला हो, चाहे आदमी हो। ईश्वर ऐसी होता है, ईश्वर कहीं कोई बैठा हुआ का सिंहासन नहीं है, ऐसा कोई प्रेम नहीं है वहीं बैठा है जहाँ आरती घुमाओ उसको। मंदिर हमारी संकल्पना है, मंदिर हमारे श्रद्धा स्थान, आस्था स्थान है, मूर्तियां स्थापित वहाँ ऊर्जा है, परमात्मा वहाँ कैद नहीं है, वहाँ तालाबंद नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये था कि जो बी आर गवई के साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने गलती की थी? नहीं, गवई साहब गलती इतनी है कि किसी भगवान के ऊपर में आक्षेप या टिकट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तो उन्होंने मारा था, लेकिन कोर्ट में लोग कह रहे हैं कि दलित समुदाय से आते हैं, इसकी वजह से उनको। नहीं ऐसा नहीं है, फिर आप आते हो तो मिलार क्यों कहें उनको? हम दलित समुदाय से आते हैं, हमको मिलार भगवान क्यों कहें? नाम लिखना पुकारे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अब कोर्ट में चप्पल जूते चलेंगे तो फिर यहाँ हिंदू दलित कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ ऐसी है कि वहाँ जो बैठा है पद पे बैठा बड़ा व्यक्ति, उसको परिमर्दम होना चाहिए। घर के बच्चे गलती करेंगे चलेगा, कि घर का मुखिया गलती करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चे अपने उत्पाद मचाएंगे, बच्चे उत्पाद मचाएंगे तो आपको परेशानी होगी। इतना विषय है। अब इसको कोई राजनीति करे, कोई बतंगा करे, कोई नाथूराम गोडसे का जब हमने बातचीत किया था कि क्या ये बयान राजनीतिक मंच पे जाने का आपका उद्देश्य था, तो आपने कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इतिहास आपका कहता है, आपका पास्ट कहता है कि आप नामांकन भी कर चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो फिर उसे 2019 में चुनाव लड़ा था, कुछ कारण से मिर्जापुर से मेरा पर्चा खारिज हो गया था। वो हमारा ट्राई था, हमारा कभी से चुनाव इच्छा नहीं था, कुछ इच्छाएं जगी कि 2-4 लाख रुपए पास पड़े, हमका ये भी चलो खत्म कर दो इसको। तो एक अनुभव आ गया चुनाव का, लेकिन चुनावी रास्ता हमारा नहीं है, हमारा मार्ग नहीं है। और कभी सरकारों ने कुछ विचार किया, ध्यान दिया तो अलग बात है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत कुछ इरादा नहीं है, रास्ता नहीं है। हमारा पूरा रास्ता धार्मिक है। मैं गुरुकुलों पर और गौशालों पर काम करता हूँ। मैं छोटे छोटे अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे, किसी भी दलित को हों, हिंदू को हों, मैं उनको पढ़ाता हूँ। उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या सिखाता हूँ। वेद से लेकर कर्मकांड लेकर के भागवत लेकर के सारी चीज़ सिखाता हूँ। मैं 2-3 जगह आश्रम है और अभी छोटे आकार में है, 10-15-20 बच्चे हैं। हमारा इरादा है कि छोटे बच्चों को संस्कार देना, उनको आगे बढ़ाना हमारे काम है, हमारा मिशन है, हमारा भी इतना ही काम है, हमारे आगे ज़्यादा काम नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, देश में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा बड़ा ट्रेंड कर रहा है। देखिए, देश में हिंदू मुस्लिम एक पॉलिटिकल एजेंडा है। देश में हिंदू मुस्लिम एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आज़ादी की लड़ाई में भी ये विषय था, वो भी पॉलिटिकल ही था। अगर ऐसा न होता तो सत्ताओं की लड़ाई में हिंदू मुसलमान एक होकर नहीं लड़ते। दूसरी बात, कुछ जो राजनेता हैं बैठे सत्ता में, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनका व्यक्तिगत फायदा होता है, उनका वोट बैंक का तरीका होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हुई है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे पर जब धर्म के आधार बंटवारा हुआ, तो मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए था। नाथूराम को, गोडसे जी को, गांधी जी को मारने के पीछे एक भी मकसद था कि जब मुसलमान बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर, जाति पर नहीं धर्म पे हुआ, तो यहाँ हिंदुओं को नहीं रखना चाहिए था। सिर्फ गांधी जी की जबरदस्ती से मुसलमान रुके, वो भी चुन चुन कर रोका गया। बहुत सारे नैरेटिव ऐसा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया। अभी जो भोग रहे हैं हजारों हिंदू जो कत्लेआम हुआ, उसके जिम्मेदार हैं गांधी जी इस देश में उस समय में। अभी भी जो हो रहा है देश में, उसके जिम्मेदार वही हैं, क्योंकि जाल वही फैला हुआ है। नैरेटिव तब से चल रहा है 47-70 साल से, उसका पूरा का पूरा कांग्रेस अभी उठा रही थी 70 साल से। अभी जब से बीजेपी आई है तब से उनको चपराहट है कि हिंदू और कैसे किसके, तो कभी भगवान आतंकवाद के नाम से, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से, कभी जातिवाद के नाम से। तो फिर बदला क्या देश में? कुछ नहीं बदला है। कैसे बदलेगा? आप बदले देंगे तब ना। अभी कोर्ट का मामला आया है, किसने जूता चप्पल फेंका, तो भाई जिसने जूता चप्पल फेंका उसको अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, उसको सजा दो, मामला खत्म हो गया। अब उसको मनुवादी बोलना, उसको संघ से जोड़ना, बीजेपी जोड़ना, उसमें मिलने को क्या वाला तुमको? तुम घाटे में जाओगे, अभी तुम नफा में नहीं हो। तो ये जो विधर्मी या जो विपक्ष लोग हैं बैठे हैं, उनको मुद्दे ही कुछ नहीं है, विकास गायब है। भाई सरकार का विरोध करो, सरकार काम नहीं करे उसका विरोध करो, शिक्षा को बचाओ, एजुकेशन पे जाओ, महंगाई पे जाओ, बेरोजगारी पे जाओ, किसानों का आंदोलन करो। ये नहीं कर रही है। किसी ने जूता फेंका, अब उसको मुद्दा बनाना है, अब इसको दलित और हिंदू को लड़ाना है। कोई लड़ने वाला नहीं है, सब समझदार हैं।
अभी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, सब समझना, सब कुछ लोग देख रहे हैं। तो ये जनता सब समझती है, जनता ही नारायण है, जनता ही नारायण है, भगवान का स्वरूप है। कण कण में है तो किसी मन में है, लेकिन किसके मन में कब क्या होगा? भाई सुभाष चंद्र बोस एक ही हुआ, सावरकर एक ही हुआ, सब तो नहीं हुए ना। शिवाजी महाराज एक ही हुआ, राणा प्रताप एक ही हुआ, बाबा साहब एक ही हुआ, सब हुएगा। तो भगवान किसको प्रेरणा देगा, कौन क्या करेगा, वो समय बताएगा। ये प्रकृति, हमें विश्वास है, प्रकृति अपना बदलाव कर लेगी, अपना संरक्षण कर लेगी। हम गड़बड़ करेंगे तो, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, अग्नि को, वायु को, जल को अपवित्र न करें, पर्यावरण को न नसाएं, और समाज में हम विद्वेष पैदा न करें। जो जहाँ जैसा है, जो जिस जाति का है, समाज का है, आपस में रह करके खाओ पियो, आगे बढ़ो। लड़ने से विनाश होता है, लड़ने से विनाश होता है, लेकिन सत्य है कि शांति की पहली शर्त है युद्ध। बिल्कुल। तो हमारे साथ सुधाकर चतुर्वेदी जी थे, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बड़ी लंबी बातचीत की। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश के जो हालात हैं, इन्होंने कहा कि पहले भी जातिवाद थी, आज़ादी के समय भी और आज भी, तो फिर देश में बदला क्या? पहले की सरकारों ने जो किया, क्या वही मौजूदा सरकार भी कर रही है? तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत किया और आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और नए शख्स के साथ, नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर का सच, हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।